भारत एक तरफ खुद को विश्व गुरु बताता है और एक तरफ इसे पाखंडी और अनपढ़ बाबाओं को खुली छूट दे रखी है ताकि ये समाज में अंधविश्वास और सूडो साइंस का माया जाल बुन सके, ताकि इससे देश का भविष्य और गर्त में चला जाए। आजकल फेमस हो रहे इस बाबा की बातें सुनिए जिन्होंने डार्विन की थ्योरी को अपने बेतुके तर्क से खारिज कर दिया। लेकिन कैसे, आप खुद देखो फिर इसका जवाब सुनो। बहुत बार आपने कुछ ऐसी बातें भी की हैं, जैसे आपने डार्विन की जो थ्योरी है उसी को नेगेट कर दिया कि इंसान बंदर से इवॉल्व ही नहीं हुए। तो ऐसे में जो बच्चा आपकी कथाएं सुन रहा है वो तो साइंस में फेल हो जाएगा। लेकिन ये गलत है ना, हम बंदरों की संतान नहीं है, हम ऋषि मुनियों की संतान है। भाई डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है। डार्विन ने क्यों कहा? क्योंकि डार्विन जिस देश से आता है उस देश में माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। आपने देखा होगा अमेरिका, लंदन इत्यादि देशों में वहां के आधार कार्ड में, जो भी वहां का कार्ड होता होगा, उस कार्ड में माँ का नाम तो होता है। हमारे यहाँ आधार कार्ड में माँ का नाम भी होता है और पिता का नाम भी होता है, लेकिन वहां के कार्डों में सरकारी जो दस्तावेज है उसमें माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। क्योंकि वहां किसी के बाप कंफर्म ही नहीं है। वहां तो लड़की 18 साल की हुई और आजाद हो जाती है, थोड़े दिन इसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, पता नहीं किसका बच्चा है। तो डार्विन ठीक कह रहे हैं कि बंदर की संतान है, क्योंकि डार्विन के बाप का पता ही नहीं है। ऐसी सोच तब हो जाती है जब आपके अंदर अहंकार भर जाता है कि हम सबसे महान हैं, हमारा धर्म सबसे महान है। अरे हमें तो सब पहले से ही पता है, साइंस तो कुछ नहीं जानता, साइंस तो अभी बच्चा है। हाँ वो अलग बात है कि जिस माइक पर हम बोल रहे हैं वो भी साइंस की वजह से हो रहा है, और जिस इंटरनेट की मदद से मैं दुनिया भर में अपनी डींगे हाँक रहा हूँ वो भी साइंस की ही देन है। तो अब आते हैं डार्विन की थ्योरी पर। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं। दरअसल बंदर तो हमारे कजिन्स है और हमारे और उनके पूर्वज एक समय पर सेम ही थे, लेकिन एक समय पर आकर धीरे धीरे अपने आस पास के वातावरण के हिसाब से इवॉल्व हुए। वो अलग हो गए और हम अलग हो गए। डार्विन की थ्योरी किसी भी एक सीधी लकीर में विकासवाद का दावा नहीं करती, बल्कि आप इसे किसी पेड़ की शाखा की तरह समझ सकते हैं जो कि निकलते तो एक ही तने से हैं, लेकिन आगे चल के कई डालियों में बढ़ जाते हैं। लेकिन कई लोग ये सवाल करते हैं कि हमें आज के समय कोई जीव बदलता हुआ क्यों नहीं दिखता, ये तो किसी तुक्के जैसा लगता है। आखिर सबूत क्या है इन सब चीजों का? जहाँ तक सबूत की बात है तो एवोल्यूशन के पक्ष में सबूतों की कोई कमी नहीं है। अधिकतर सबूत तो आपके आस पास ही मिल जाएंगे। जैसे आपने मुर्गी, ऑस्ट्रिच और कीवी जैसे जीवों को देखा होगा, इनके पास पंख तो होते हैं लेकिन ये उसे उड़ नहीं पाते, सिर्फ चलते और दौड़ते हैं। यही इस चीज का प्रूफ है कि कभी एक समय पर इनके पूर्वज उड़ते थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वातावरण में रहने लगे जहाँ पर इन्हें उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। प्रकृति ने वातावरण के हिसाब से इनको वैसा ही ढाल दिया। और हाँ, शायद आने वाले कुछ 100,000 सालों में इनके पंख भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये उनका कोई इस्तेमाल नहीं करते। शायद इनके जगह कोई और उपयोगी अंग आ जाए। अगर इन्हें किसी परफेक्ट ईश्वर ने बनाया होता तो वो उन्हें ऐसे बेमतलब के पंख क्यों देता जिनका कोई काम ही नहीं है? उदाहरण के लिए आपने व्हेल मछली तो देखी होगी, ये पूरी जिंदगी पानी में ही रहती है, लेकिन इनके पास बाकी जलीय जीवों की तरह गिल्स नहीं होते, इसलिए पानी से ऑक्सीजन नहीं ले पाती। इन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। और तो और इनके स्केलेटन पार्ट में आज भी पिछले पैरों की हड्डियां बची हुई है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल यही एवोल्यूशन का सबूत है जो कि बताती है कि कभी इनके पूर्वज एक समय पर जमीन पर रहते थे, जिन्होंने संसाधन के अभाव में पानी को अपना घर बना लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो पक्षियों का एक झुंड खाने के अभाव के कारण किसी आइलैंड पर जाता है जहाँ पर भरपूर मात्रा में उनके लिए खाना है और ऊपर से उनका कोई शिकार करने वाला भी नहीं है। तो इस वजह से उसके उड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, क्योंकि खाना तो हर जगह बेशुमार पड़ा हुआ है। और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी पास करती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इनका शरीर बड़ा और मजबूत हो जाएगा और इनके पंख मुर्गियों की तरह बस नाम के हो जाएंगे। और अगर कोई उन्हें पालतू बनाकर खाना दे तो इनकी मेहनत और कम हो जाएगी और एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनके बच्चे अपने पूर्वज से बिल्कुल अलग दिखेंगे। इंसान भी ठीक इसी तरह प्रकृति के बदलाव के साथ बदलता आया है। इंसान के सोचने और सवाल करने की आदत ने उसे इंसान बनाया है। इंसानों में एवोल्यूशन का सबूत उनके अपेंडिक्स देते हैं, उनके कान को हिलाने वाले मसल्स देते हैं, उनके आंखों के किनारे पाए जाने वाली अंग देती है। हमें आज के समय में इन सब अंगों का कोई काम नहीं है, लेकिन एक समय पर हमारे पूर्वजों के ये काम में आता था। अगर उस परफेक्ट ईश्वर ने इंसानों को पैदा किया होता तो वो ऐसे बेमतलब के अपेंडिक्स जैसे अंग क्यों देता जिसका कोई काम ही नहीं है, और कुछ हो जाए तो पीड़ा के कारण हमें उसे निकलवानी भी पड़ती है। क्या कोई समझदार ईश्वर ऐसी गलती करेगा? एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है और हर जीवों में होता है। आने वाले कुछ हजार सालों में इंसान बिल्कुल अलग दिखेंगे अगर वातावरण उस हिसाब से हुआ तो हम सब पेड़ पौधे जानवर एक ही जीव के वंशज है, और वो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसे ल्यूका नाम से जानते हैं, जो समय के साथ डिवाइड करके कई तनों में बढ़ गया। और ये बदलाव कोई 1-2 दिन में नहीं हो गया, इसके लिए अरबों साल का समय लगा। फिर इन बाबा जैसे मूर्ख, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी प्रमाण के महान वैज्ञानिकों जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानवता के विकास के लिए लगा दी, उनके बारे में ऐसी घटिया अपशब्द बोल के उन्हें नीचा दिखाकर खुद का उल्लू सीधा करते हैं। अहंकार में ऐसे डूबे रहते हैं मानो सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान इन्हीं को हो। वो इसके रचनाकार को जानते हैं, और जब सबूत मांगो तो बातों को ऐसे घुमाएंगे मानो इनसे बड़ा कोई कलाबाज ही नहीं।